नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक पिछले जो 2 टॉपिक थे सब उनको हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हमने आज मुख्य टॉपिक के रूप में लिया है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। दरअसल मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य तो 11 हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा उनसे संबंधित तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हम अक्सर जिस पुस्तक का सहारा लेते हैं वो लक्ष्मीकांत जी की है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो बेहतरीन पुस्तक है, उसके कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं जिनको हम किसी न किसी रूप में इनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरअसल इनमें पहले तो हम 11 हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि मूल संविधान में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे ही नहीं। फिर उनको स्वर्ण सिंह समिति बना, कांग्रेस सरकार ने बनाई। स्वर्ण सिंह समिति ने कुछ सलाह दिया, कितने की सिफारिश की, कई तरीके के ऐसे फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उनको हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उनको 11 हैं तो उनको आप रट लें, एकदम से रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये पहचानना ज़रूर आ जाए कि वास्तव में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही है, क्योंकि परीक्षा में 4 रख देंगे और उसमें से पूछा जाएगा कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में भी चर्चा कर लें कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। देखिए, एक तो 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्व तो आपने पढ़े होंगे। आपको लगता होगा कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से बीच में आ गए। तो दरअसल कभी कभी यही पूछ लेता है कि कौन से दोनों में समानता है। जैसे इसमें एक है कि पर्यावरण के बारे में, और नीति निर्देशक तत्वों के में भी 48A को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण की वन्य जीव वनों एवं वन्य जीव की सुरक्षा एवं संवर्धन, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पहचानना आ जाना चाहिए कि वास्तव में जो चीज़ें हैं ये वास्तव में वही हैं या अलग है। उसमें कुछ थोड़ा सा अलग करके रख दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान से दें। तो सबसे पहले तो हम मूल कर्तव्य, इनको किस में रखा गया है, 51 में रखा गया है। ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। थोड़ा सा इसमें भी आप समझने की कोशिश करिए कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दोनों में अंतर है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? दोनों ध्रुव विरोधी हैं। एक अमेरिका USA के संविधान से लिए गए हैं और मूल कर्तव्य आपका रशिया से लिए गए हैं। तो चलो हम इसमें देखते हैं। तो देखो, पहला क्या है? पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है 6 नंबर, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7वां नंबर है यही जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें, दया का भाव रखें। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा था तो हमने इसके मेन सार को थोड़ा सा कम भी कर दिया, लेकिन मेन चीज़ आप समझिए कि इसमें है क्या। वही प्राकृतिक पर्यावरण, वन्य जीव, जंतु जो हैं उनके बारे में है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और लास्ट जो 11 नंबर है, 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। देखो, ये 86वें यानी 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। देखिए, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। इसको आप जब 2 बार, 4 बार, 6 बार आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि ज़्यादा देर का तो वीडियो है भी नहीं, आप इसको सुन लोगे तो निश्चित रूप से आपको इससे संबंधित
एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें करना चाहिए। तो देखिए क्या है, पहला है मूल कर्तव्य रूस सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, जिसका भी हमने जिक्र किया। दूसरा, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं रखा गया। देखिए होता क्या है, कभी कभी परीक्षा में इस तरीके का भी प्रश्न रख दिया जाता है कथन में कि मूल संविधान में, यदि आपको बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि है या नहीं है, आपको लगेगा नहीं ये तो बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस जो मूल कर्तव्य है इनके किस कमेटी के द्वारा, तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी जो पूछा जाता है कि कब, तो 1976 में कब, तो ध्यान रखिएगा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, क्योंकि बाद में जैसा कि आपने देखा ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब देखिए ये देखो हमने आगे लिखा भी है, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 5वां नंबर है, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कितना, अब आप कहेंगे कि जब 8 जोड़ने का सुझाव दिया था तो 10 क्यों पहले कैसे हो गए? दरअसल इसमें सरकार ने अपनी तरफ से जोड़े थे, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि बाई द वे आ जाए प्रश्न की वास्तव में स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी की सिफारिश की थी? 8 की। और देखिए वे सिफारिशें जो स्वर्ण सिंह समिति वे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें जो कांग्रेस सरकार ने नहीं जोड़ी थी, ये भी देखो महत्वपूर्ण चीज है। ये पहला क्या है, संसद किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार करने पर अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकता है। समझ सकते हो कि यदि कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्यों को करने से का अनुपालन करने से इनकार कर दे तो सजा का प्रावधान, वो भी संसद द्वारा, देखिए ठीक है ना, संसद द्वारा। तो एक बड़ी बात थी, इसको सरकार ने नहीं माना। अगला, अर्थदंड या सजा का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी इसका जो प्रावधान था ये संसद ही करेगी, तो इस चीज को भी नहीं माना गया। और तीसरा, कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होगा। तो देखो कितने महत्वपूर्ण 3 चीजें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है कि इनको सरकार ने नहीं माना था, यानी स्वर्ण सिंह समिति ने ये भी सिफारिश की थी। अब ये भी याद है कि वास्तव में ये जो लिया गया है, ऐसा कौन सा किस देश का संविधान है जहाँ पर इसको मूल कर्तव्य को दर्शाया गया है, मूल कर्तव्य को जगह दी गई है? तो देखिए एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जापानी संविधान में। अगला है, नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी वर्मा समिति 1999 ने क्रियान्वयन के लिए प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। तो वर्मा समिति याद रखिएगा 1999 में। तो देखिए आपको इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में पता चला। मूल कर्तव्य ज़्यादातर तो सभी जगह, ये तो एनसीईआरटी की या किसी भी बुक के प्रथम उसमें मूल कर्तव्य क्या होते हैं इसके बारे में दिया रहता है, लेकिन कुछ स्पेशल फैक्ट्स होते हैं जो आपको मूल कर्तव्य के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिला, ठीक है। इसमें कि प्रारंभ में कितने थे, स्वर्ण सिंह समिति है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितनी की सिफारिश की थी, कौन कौन से नहीं किए गए थे, कहाँ से दिए गए, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और कौन कौन से। देखो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो देखिए फंडामेंटल राइट्स को भी हमें इसमें ध्यान में रखना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का यदि आप रिवीजन चाहें तो मैं आपको यहाँ पे कर दूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो बार बार कहता हूँ, इसके पहले फंडामेंटल राइट्स हमने वो किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वीडियो में दिया था, आप इनको बार बार दोहराएं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें, यदि आप ध्यान देंगे, ये मेरी गारंटी है, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर हों, आपको नहीं आएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप स्वयं से आत्मचिंतन करके देखिए कि आपको आता है या नहीं आता है। मैं तो अक्सर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करता हूँ तो मुझे तो यही लगता है, सभी के एक ही जवाब होता है कि मुझे रिवीजन करना है, अभी मैंने किया नहीं है। तो आप उसमें ना रहें। तो देखिए
फंडामेंटल राइट्स में उस दिन जब मैंने बताया था तो थोड़ा जल्दी से मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं रिवीजन कर दूं। देखिए पहले तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, 12 से 35 तक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। दूसरा, कुछ एक आध चीजें ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो देश के नागरिकों को मिले हुए हैं और कौन जो है जो बाहरी या किसी भी दुनिया के कोई भी नागरिक हो। तो ध्यान रखिए, इसको मैं मिटा सकता हूँ। तो देखो इसमें आप इस बात को ध्यान रखिए कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। देखो ये मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको इसमें बढ़ा रहा हूँ, बाकी तो आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें देखिए कौन कौन से हैं जिनको आप देखिए, जो देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स हैं, देश के मतलब देश के नागरिकों के लिए हैं कौन, और ये सभी के लिए हैं। देखिए ये तो आप जानते हैं 12 से 35 तक है, ठीक है ना, 12 से 35 तक हो गया। अब जो देखो 15, 16, 19, 29 और 30 ये देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। ये फंडामेंटल राइट्स देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। ध्यान रखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, आप कहेंगे कहाँ से कहाँ विषयांतर हो गए, लेकिन विषयांतर का मतलब नहीं है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसमें ध्यान रखिए, शायद उसमें मैंने जिक्र भी नहीं किया था क्योंकि उसमें जो लिखा था वही मैंने वो कर दिया। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30। अब देखिए 15 में क्या दिया गया है, यही तो भाई 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता थी। 15 में क्या दिया गया है, धर्म, वंश, जाति या लिंग के स्थान के इसके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, ठीक है। 16 में क्या, अब देखो इस तरीके से किया जाएगा तो देश के बाहरी नागरिकों को तो नहीं दिया जा सकता है ना। 16 नंबर में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता, तो अब देश के बाहर के नागरिकों को ये कैसे दिया जा सकता है। 19 में देखिए आप ये मत समझिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये याद कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। एक सिंपल सी बात है, जैसे विचरण करने की, सम्मेलन की, संघ बनाने की, निवास करने की, वृत्ति यानी व्यापार करने की, ये सारी स्वतंत्रताएं 19 में दी हुई हैं। 29 में क्या था, 29 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति संबंधी राइट्स था ना। तो इसी में 29 में क्या था, ये देखो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है, इनकी सुरक्षा। आर्टिकल 29 में क्या है, यही तो है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और उनकी संस्कृति की सुरक्षा। और 30 में क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, और क्या था, स्थापना, और क्या था, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन, उनका प्रबंधन की, एडमिनिस्ट्रेट प्रबंधन नहीं कह सकते, एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी व्यवस्था करना, एक तरीके से एडमिनिस्टर करना, ये भी अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया था। तो देखिए ये तो हो गया। अब इसी में और देख लीजिए, जब आप स्वतंत्रता का, पहले तो समानता का अधिकार आता, 6 है, 7 प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। 7 में जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया और इसे 300 का में उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। तो अब हमारे पास 6 कौन कौन से हैं, संपत्ति का, इसका समानता का अधिकार, समानता में 14 से 18 है, ठीक है, 14 से 18 है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून की नजर में सभी समान है। 15 मैंने ये बता दिया, धर्म, वंश, जाति और जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव का निषेध किया गया। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सभी को लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना। 17 के अस्पृश्यता के अंत, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। अब इसके बाद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, लेकिन 2 तरह की उपाधियां शिक्षा और सेना में वो उपलब्ध अभी मौजूद है। अब इसके बाद 19 वाक, ये बता दिया 6 तरह की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी तरीके की। 20 में क्या है, 20 में अनुच्छेद 20 क्या है, 20 अनुच्छेद 20 और फिर एक देखिए अब आता है 18 तक, 14 से 18 हो गया,
अब आता है 19 से 22, यानी ये स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 19 हमने बता दिया, क्योंकि ये तो वो वाले थे ना जो देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। 19 में बता दिया। 20 में दोष एवं सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 21A में शिक्षा का अधिकार पाने का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। अब देखो यही आपका वहाँ भी था, ये बताने का मेरा मूल उद्देश्य यही था। जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, वही चीज़ यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अब इसी तरह से 22 क्या है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। 23 में क्या है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में क्या है, बलात् श्रम का निषेध किया गया है। और 24 में क्या है, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। 26 में मैंने क्या बताया था, याद है, मैनेजमेंट, उसके प्रबंधन की अब उसके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है, 27 और 28, देखो 25 से 28 तक है। 27 में टैक्सेशन, करों से छूट दी गई है। और 28 में क्या है, शिक्षण संस्थानों में उपासना आदि से छूट दी गई है। 29-30 हमने ये आपका कर दिया। इसी तरीके से देखिए, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसे हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, 36 से 51 तक होता है। तो देखो मूल जो आपके कुछ मालूम होने चाहिए, जैसे 39A समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 ग्राम पंचायत का गठन। 41 कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता। 42 में न्यायोचित और मानवीय दशाएं का होना, जिसमें मातृत्व लाभ वगैरह दिया जाता है। 43 में क्या है, निर्वाह योग्य वेतन। 43A में क्या है, कर्मचारियों का उद्योगों में प्रबंधन में सहभागिता। 43B में क्या है, जो आपकी ये सहकारी समितियां हैं, इनको प्रोत्साहित करना। 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में भी बात चल रही है। अभी तक सिर्फ एक ही प्रदेश है जहां पर समान नागरिक संहिता है, वो है आपका गोवा। 45 में क्या है, इसमें बालपन पूर्व बच्चों की देखभाल, 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल और उनके विकास के लिए आंगनवाड़ी वगैरह जो होते हैं। अब आता है 46 में क्या है, SC ST, याद होगा आपकी, उनके शैक्षणिक जो कमजोर वर्ग हैं SC ST के, उनके मतलब शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना। अब 47 क्या है, 47 है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पोषाहार की क्वालिटी को बढ़ाना। इसी तरह जन स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाना, ये सब दिया। 48 में क्या है, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसी तरह 48A में क्या है, यही पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित है। 49 में क्या है, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थानों हैं उनको संरक्षण प्रदान करना। इसके बाद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। तो देखो मैंने इसमें दोनों चीज़ों को सम्मिलित कर दिया। ये है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, लेकिन इसमें मैंने दोनों ही चीज़ों को, अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, जिस तरीके से देश के नागरिकों को ये 15, 16, 19, 29 और 30 है, और बाकी सभी को उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, समाजवादी सिद्ध, कुछ तो समाजवादी हैं, कुछ उदार बौद्धिक सिद्धांत के तहत आते हैं, और कुछ गांधीवादी हैं। अब जैसे समाजवादी कौन कौन से हैं, तो ये अभी तक तो ऐसा प्रश्न नहीं आया है, लेकिन निकट भविष्य में आ जाए तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आपको याद होना चाहिए, समाजवादी ये देखो कौन कौन से हैं, और गांधीवादी और ये उदार बौद्धिक देखो ये कौन कौन से हैं, नहीं ये है देखो समाजवादी में, इसमें 38, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, ध्यान रखिएगा। गांधीवादी में क्या है, 40,
40 बी, नहीं 40 इसके बाद 43 बी, इसके बाद है 46, 47 और 48। ये ध्यान रखिएगा, ये देखो गांधीवादी है। और ये उदार बौद्धिक कौन कौन से हैं? ये है 44, 45, इसके बाद है 45, इसके बाद 47, 48, 48 ए, 49, 50, 51। तो ये देखो ध्यान में रखिएगा भाई। देखिए कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ध्यान में फिलहाल आप 36 से 51 तक बहुत अच्छे से इसको देखिए। फिलहाल मूल कर्तव्य को बार बार पकड़िए, और यदि आप इसी तरीके से इसको करते हैं तो निश्चित है आपके ये 3 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। और 3 टॉपिक से कम किसी भी परीक्षा में स्टेट पीसीएस में 5 से 6 प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। आपको लगता होगा कि मैंने इसमें ये क्यों बीच में वो कर दिया, तो देखो पहले तो मैंने मूल कर्तव्य को ही वो किया, और इसके बाद बिना समय गंवाए हुए आपके फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों को भी दोहरा दिया। हालांकि एक बार किया आप, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।